Hello, I'm Dr. Kiran Mame, your chemistry mentor. So today we will discuss about first order reaction and we will solve some questions based on first order reaction. So integrated rate equation for first order reaction, ये हमने लास्ट टर्म पर निकाला था, सॉल्व किया था. क्या आया था हमारे पास फाइनल रिजल्ट? Kt is equals to 2.303 log base 10 A naught upon A or A by A minus x. This is the integrated form of rate law equation. Okay. Now reaction क्या थे हमारे पास? Suppose A changes to B, so R is equals to K A raised to the power 1. अब यहाँ 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ए के साथ कोई और भी, बट केवल 1 कंसंट्रेशन टर्म तक ही आपका रेट डिपेंड करेगा. ओके, एक बार रिकॉर्डिंग लिख लेती हूँ, प्रॉपर हो रही है नहीं. सो अगर आपके पास जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है या जो कंपोनेंट्स आपके हैं रिएक्शन में, जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो गैसियस स्टेट में है, देन क्या करेंगे? देखिए, गैसियस अगर कंपोनेंट होते हैं तो हम कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं. ओके, क्या यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर. ओके, सो हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए? Kt इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 इनिशियल प्रेशर. अब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कंसंट्रेशन. तो इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, P फाइनल. इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर होना चाहिए ना रिएक्टेंट का. सपोज A इज अ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, सो इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर आफ्टर टाइम T, ये होना चाहिए. ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि इसे फर्दर आप सॉल्व कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. सपोज आपके पास एक गैसियस कंपोनेंट है A, ये किस में ब्रेक होगा? B प्लस C में ब्रेक हो जाएगा. दैट इज A से क्या होगा आपका? डिकम्पोज होकर B एंड C दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इन गैसियस स्टेट. ओके, सो व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 0, इनिशियली देखिए क्या होगा. इनिशियली तो आपके पास केवल रिएक्टेंट है, वो अभी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट नहीं किया, जस्ट आपने रिएक्टेंट को लिया है अपने कंटेनर में, तो इसका कुछ प्रेशर होगा P नॉट. ओके, और ये बने नहीं है तो इनका प्रेशर कितना है? 0. एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था लास्ट टाइम पे, उसी की तरह. आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा? कुछ रिएक्टेंट, सम ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो कुछ आपका प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट होगा और रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट कर देगा. अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा. दैट इज इनिशियली P नॉट इज द पार्शियल प्रेशर. कुछ टाइम बाद इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और ये बनने स्टार्ट होंगे तो इनका प्रेशर इंक्रीज होगा. सो सपोज P वो प्रेशर है जो डिक्रीज हुआ है. ओके, तो बचा कितना? P नॉट माइनस P. ये कितने बने? 1 है तो P, ये भी 1 है तो P. ओके, अब देखिए, अब ये टोटल रिएक्शन मिक्सचर है. दिस इज रिएक्शन मिक्सचर. ओके, तो टोटल प्रेशर कितना है इस रिएक्शन मिक्सचर का? सपोज PT इज द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. सो किसके बराबर आया? PT इज इक्वल टू P नॉट माइनस P प्लस P. यही तो होगा, यही तो हुआ है टोटल, है ना. अब देखिए यहां से PT कितना आया? P नॉट प्लस P. ओके, सो P कितना आया यहां? P प्रेशर, PT माइनस P नॉट. देखो P क्या है? जो प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है, दिस इज डिक्रीज इन प्रेशर. डिक्रीज इन प्रेशर या सिर्फ आप कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर. डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इतना डिक्रीज हुआ. फाइनली कितना निकला? फाइनल प्रेशर कैसे निकालोगे आप? इसके बाद यहां करते हैं फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट
देखो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज पी नॉट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू पी नॉट, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज पी नॉट माइनस पी। अब हमें ये डिक्रीज वाला प्रेशर तो पता नहीं होगा, बट रिएक्शन मिक्सचर का स्टार्टिंग में प्रेशर पता होता है, रिएक्शन मिक्सचर का आफ्टर टाइम टी बाद प्रेशर पता है, दैट इज हमें पीटी पता होगा। तो पीटी के टर्म में पी की वैल्यू कितनी आई है, पीटी माइनस पी नॉट। तो आप इसे पुट कर लीजिए पी नॉट माइनस पीटी माइनस पी नॉट, ये माइनस साइन है, ओपन करेंगे तो पीटी माइनस पीटी, पी नॉट माइनस पीटी प्लस पी नॉट, तो ये आ जाएगा 2p नॉट माइनस पीटी। ये क्या है आपका फाइनल प्रेशर ऑफ, फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, जो मैंने पीएफ लिखा हुआ है। बस इसे उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन KT is equals to 2.303 log 10 initial pressure upon final pressure of reactant at time t. So KT is equals to 2.303 log 10 P naught. फाइनल प्रेशर कितना आया हमारे पास 2p नॉट माइनस pt। इस मैनर में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं सजेस्ट करूंगी इसे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आया है जब आपका एक गैसियस कंपोनेंट दो गैसियस प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। सपोज यहाँ 1 होता है तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रोसीडियर ये है, आप इसे फॉलो करके कर सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। So here is the questions based on first order reaction. अब first question देखिए, a first order reaction is found to have rate constant K is equals to 5.5 into 10 to the power 14 second inverse. Calculate T half. बहुत आसान है, कैसे करोगे? T half कैसे निकालते हैं? T half for first order reaction is 0.693 by K. K is given, T half निकाल लेना, बहुत इजी है। इसका आंसर आ जाएगा 1.26 and 10 power plus 13. ओके, इसे निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -13, इसमें में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन है, N2O5 डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2NO2 प्लस हाफ O2। ओके, दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दैट इज A0। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितनी है 1.24 इंटू 10⁻² मोलर, मोल पर लीटर एट 318 केल्विन। टेम्परेचर इज 318 केल्विन। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स वाज 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर, यानी कि कुछ टाइम बाद t टाइम बाद, दैट इज A दे रखा है, कितना 0.2 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर, दैट इज मोलर। ये कितनी देर में चेंज हुआ है? T इज इक्वल टू 28 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट्स में हुआ है, 60 मिनट में ये चेंज हो गया, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाता है रेट निकालो, तो सीधा आप चेंज करके डिवाइड कर देते, बट आपसे पूछा रेट कांस्टेंट निकालो, दैट इज K आपको निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की कितनी इक्वेशन है? एक ही तो है, कौन सी? KT इज इक्वल टू 2.303 log 10 A0 by A। ओके, K निकालना है, T को उधर ले जाओ, 2.303 by T log 10 A0 कितना है 1.24 into 10⁻², this is 0.2 into 10⁻², टाइम इज 60 मिनट्स। आप चाहे तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट रख रहे हो तो K यूनिट मिनट में कर देना, कुछ मेंशन नहीं किया है सेकंड में करनी है मिनट में, तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इस वैल्यूज को सॉल्व कर लो, 2.303 by 60, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 124 by 20, इसे आप सॉल्व करेंगे फर्दर, सो इट विल कम आउट टू बी 6.2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.303 by 60 log 6.2। log 6.2 की वैल्यूज आप देख लेना, दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 0.79। तो जस्ट पुट करना 0.2303 2.303 60 into 0.79 एंड आपका आंसर आ जाएगा फाइनली K 0.0304। 0.0304 बच्चे टाइम मिनट में है तो यूनिट होगी मिनट इनवर्स।
यूनिट साथ में लिख के आना। अगर आपसे पूछा जाता फाइंड रेट कांस्टेंट इन सेकंड इनवर्स, तो इसको मिनट इनवर्स को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर देते। मिनट इनवर्स का मतलब क्या है, पर मिनट है ये, है ना। कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 60 डिवाइड करें तो पर सेकंड हो जाता। जस्ट ये क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन करा रही हूँ काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of reaction to takes place is about 10 times than time required for half of reaction। ये कह रहा है आपके पास है t 99.9, यानी कि रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 99.9% कंप्लीट हो रही है, उसके लिए t टाइम है, और एक है t है 50%। तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड है ये 10 टाइम्स है इस 50% की, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चे प्रूव कैसे करेंगे, सिंपल आप रिएक्शन लिख लीजिए KT is equals to 2.303 log 10 A naught by A। This is equation for first order reaction। Now you need to calculate time, तो इसे नीचे ले जाइए। T is equals to 2.303 by K log 99.9% कंप्लीट हो गई, यानी कि शुरुआत में सपोज 100 थी, कितनी कंप्लीट हो गई 100 का 99.9% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना 100 में से माइनस कर दो, है ना। या आप इसे a by a minus x की फॉर्म में कर सकते हो। x है कंप्लीट, कितना रिएक्ट किया है 99.9% रिएक्ट कर चुका। सो दिस इज सपोज 100, दिस इज 100 माइनस 99.9, सो ये आपका कितना जाएगा 2.303 by k, दिस टाइम इज 99.9, सो टाइम t 99.9% इक्वल्स टू log 10 100 अपॉन ये आएगा कितना 0.1 यानी कि पॉइंट हटाओ तो ऊपर जाएगा 1000। सो t 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 by k log 10 raised to the power 3। This is one set of result। Now t 50% completion के लिए क्या चाहिएगा, सेम 2.303 by k log 50% कंप्लीट हो गई, यानी कि सपोज पहले 100 थी जिसमें से 50 रिएक्ट कर चुका, तो बचा कितना, तो a is 100, a minus x is 100 minus 50, so this will be 2.303 by k log 100 by 50 and this will be log 2, so 2.303 by k log 2। अब देखो बच्चे हमें इसमें k की वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना निकालने की जरूरत है, जस्ट आपको क्या करना है इन दोनों टाइम का रिलेशन देखना है, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। दिस इज 1, दिस इज 2, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, सो t 99.9% डिवाइडेड बाय t 50%, इसमें क्या है 2.303 by k log 10 raised to power 3, और इसमें कितना है 2.303 by k log 2, ये तो कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू log 10 raised to power 3 by log 2, पावर आगे आ जाती है log सॉल्व करते टाइम, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 log 10 एंड log 2 इज 0.3010, तो मैंने शॉर्ट में 0.3 लिखा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0.3 हटाएंगे ऊपर जाएगा 0, दिया जाएगा 10। सो t 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू, इसे ऊपर ले जाओ t 50%। सो हैंस प्रूव्ड कि 99.9% कंप्लीशन का जो टाइम है इट विल बी 10 टाइम्स देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, so next question is a first order reaction is 40% completed in 50 minutes, calculate the value of rate constant and time in which this reaction will complete 80%। okay, so हमारे पास एक A to B फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जब ये 40% कंप्लीट होती है तो कितनी देर में होती है 50 मिनट्स में। अब मुझे एक तो K कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट, और क्या कैलकुलेट करना है कि इसे 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो अगर सिंपल टाइम होता तब तो कोई इश्यूज थे नहीं। सो हमारे पास इक्वेशन है
KT इज इक्वल टू 2.303 log 10 A नॉट बाय A, या बेटर मैं A बाय A माइनस एक्स लिखूं, A बाय A माइनस एक्स, सेम ही है ये भी, है ना। सो हमारे पास एक ही डेटा है, दूसरा बाकी दो चीजें निकल पाई है। सो देखिए इसको करने का क्या तरीका होगा, सिंपल है, आप लिखेंगे K निकालना है, सो K T80, हाँ 80% कंप्लीशन के लिए कितना, सॉरी T40, 40% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगा, 50 मिनट्स। तो इसे नीचे ले जाओ, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log 10, 40% कंप्लीट हो चुकी, यानी कि अगर आपने इनिशियली 100 से लिया तो 40 रिएक्ट कर चुका, तो 100 माइनस 40 हो गया A माइनस एक्स। तो इतना टाइम कितना लगा बच्चे इसमें, 80 मिनट्स। तो आप इसे सॉल्व कर लेना, यहां से आपके पास K कैलकुलेट कर सकते हो आप। सो 2.303 बाय 80 log 10 100 बाय 60, दैट इज 10 बाय 6। सो देखो log 10 बाय 6 कैसे कर सकते हो, log 10 माइनस log 6, इजी है। log 10 की वैल्यू कितनी 1, log 6 की वैल्यू कितनी अराउंड 0.77 या 0.78 के अराउंड आ जाएगी। सो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 0.22, दिस इज अराउंड 0.779, तो 0.78, 0.22 आ गया। तो बस यहाँ पुट करो 2.303 बाय 80 इंटू 0.22, सो आपके पास K की यूनिट आ जाएगी इन पर मिनट, एंड K की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0.0102 पर मिनट। अब आपको 80% कंप्लीशन का टाइम निकालना है, अब टाइम निकालना है, पहले टाइम गिवन था, सो K इंटू T 80% इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10, इनिशियली 100 कितना रिएक्ट कर चुका 80, तो 100 माइनस 80 आएगा कि नहीं, K को यहां ले आओ, सो 2.303 बाय 0.0102, और आपको और इजी करने का पता है क्या करना, ये पूरा वैल्यू पुट कर देना, 2.303 तो कैंसिल हो ही जाएगा। देखो इस टाइप की जब वैल्यूज पुट करनी होती है ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ना रिजल्ट की बजाय ये क्रूड वैल्यू यहाँ रखा करो, पता क्या होता है इससे, मुझे से 2.303 आता वो कैंसिल हो जाता, तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती है। एनीवे ये आप पे डिपेंड करता है कैसे कर रहे हैं आप। सो 100/20, यानी कि log 5 की वैल्यू आपको पुट कर देनी है 2.303, 0.0102 log 5 इज 0.69, देन आपके पास टाइम हो जाएगा 80%, 157.58, दिस शुड बी इन मिनट बिकॉज यूनिट ऑफ K इज पर मिनट, तो आंसर आएगा मिनट। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में पूछा जाता द ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ रिएक्शन टेक्स 50 मिनट्स फॉर 40% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम फॉर 80% कंप्लीशन, यानी रेट कांस्टेंट का कोई जिक्र नहीं होता, तो आप क्या करते, सिंपल करते K T 80%, या इसे यहां ले आओ 2.303 बाय K log 10 100/100 माइनस 80, तो ये कितना आया 10/6 डिवाइडेड बाय T40 2.303 बाय K, ओके T80 निकालना है, सो ये आएगा 100/100 माइनस 80, T40 गिवन है 2.303 बाय K log 10 100/100 माइनस 40, ये तो कैंसिल हो गया, यस। सो log 10 100/20 यानी कि 5, log ये क्या आता था 10/6, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना, बस इसे मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आंसर यहीं से आ जाएगा, K निकालने की जरूरत नहीं है। सो इन केस आपसे रेट कांस्टेंट पूछा नहीं होगा, एक टाइम गिवन है दूसरा टाइम निकालना है, तो आप इसको करना, ये वाला मेथड फॉलो करना, डिवीजन वाला, आधी चीजें कैंसिल हो जाती हैं और क्वेश्चन इजी हो जाता है कैलकुलेट करने में। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, exponential form for first order reaction। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास इक्वेशन थी KT इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10
ए नॉट बाय ए, है ना। 2.303 log 10 को और क्या लिख सकते हो आप, ln ए नॉट, ये कंसेंट्रेशन है ना, ब्रैकेट में रखना, ए नॉट बाय ए लिख सकते हो। अगर मुझे नेचुरल लॉग यहाँ से हटाना है तो यहाँ आ जाएगा एक्सपोनेंट की पावर आ जाएगी, यानी कि ए नॉट बाय ए इज इक्वल्स टू ई रेज्ड टू द पावर के टी। ओके, इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, इसे ऊपर ले जाओ। सो ए इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय ई रेज्ड टू पावर के टी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के टी, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज्ड टू माइनस के टी। तो आप सिंपल लिख सकते हो a इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज़ टू माइनस के टी, कहीं की बुक में लिखा है सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट ई रेज़ टू माइनस के टी। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही सेम है, ए लिखो चाहे सी लिखो। कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट इनिशियल टाइम व्हेन टाइम इक्वल्स टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन, k is rate constant, t is the time. So this is the exponential form of rate law equation. काफी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लो बच्चे। So the next question is the half life for a radioactive decay of carbon 14 is 5730 years। देखिए, आपको जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रही थी तो उसमें क्या था कि रेडियो एक्टिव डिके ऑल्सो फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होंगी, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ओके, सो आपको गिवन है कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव डिके का जो हाफ लाइफ है वो होती है 5730 इयर्स। ओके, अब आपके पास एक आर्कियोलॉजिकल सैंपल मिला वुड का, जिसमें केवल कार्बन 14 कितना बचा है, 18% बचा है, 80% बचा है, कंटेनिंग ओनली 80% ऑफ कार्बन 14। ओके, एस्टिमेट द एज। देखो क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव डिके एक जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, हाफ लाइफ गिवन है कार्बन 14 की इतनी। एक सैंपल के अंदर कार्बन 14 कितना मिला, इनिशियल का 80% मिला, इनिशियल का 80% मिला। अब आपको उस सैंपल की एज बतानी है। अब आप कहते हैं ना कि कार्बन 14, कार्बन की 3 आइसोटोप है, 12, 13, 14। सो कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एज। देखो इस तरह से होता है, कार्बन 14 की आपको हाफ लाइफ पता है, उसमें कार्बन 14 कितना प्रेजेंट है, कंटेंट वो देख लेते हैं। अब देखो Kt इज इक्वल टू 2.303, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो ये यूज कर सकते हैं, log 10 100 अपॉन, बचा कितना 80 बचा, तो यहाँ 80 आएगा, 100 माइनस 80 नहीं आएगा। A नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन इज सपोज 100, फाइनल कंसेंट्रेशन इज 80, 80% मैंने 100 को मान लिया, या आप 80 बाय a इंटू 100 कर सकते थे तो सेम ही आ जाएगा। सो आपको ये टाइम बताना है। k की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो t हाफ गिवन है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय k, सो k इज 0.693 बाय t हाफ विच इज 5730 ईयर्स। ध्यान रखना यहाँ ईयर है, तो k की यूनिट भी क्या है, पर ईयर है, इस बार पर सेकेंड पर मिनट नहीं, पर ईयर। ओके, सो t इज इक्वल टू 2.303, k कितना 0.693 अपॉन 5730, ऊपर चला जाएगा 5730, लॉग ये कट जाएगा 5/4, यहाँ सॉल्व कर लेना 5/4, log 5 minus log 4, log 5 is 0.69, log 4 is 0.60, so this will be 0.09। बस यहाँ पुट कर दीजिए, 2.303 into 5730 upon 0.693 into 0.09, so t will be, age of the sample will be 1845। अब यूनिट बताइए, सेकंड, मिनट, ईयर, ईयर लगाएंगे बिकॉज आपको ईयर में गिवन है ये हाफ लाइफ। सो एज ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट इज 1845 ईयर्स, काफी पुराना है ना। चलो इसे नोट डाउन करो बच्चे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए, अभी इससे बताने से पहले ना एक कॉलिजन थ्योरी है आपके सिलेबस से जो हट चुकी है इस साल, कॉलिजन थ्योरी। देखो कॉलिजन थ्योरी का क्या है, कुछ ज्यादा बस इतना समझो, मानो एक रिएक्शन मिक्सचर है आपके पास, रिएक्शन मिक्सचर में ये मॉलिक्यूल्स हैं,
ये हमेशा मोशन में रहते हैं, है ना। और कोई रिएक्शन शो करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना पड़ता है, कोलिजन शो करना पड़ता है, यानी एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, अब देखो, मान लो ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये कोलिजन हो जाएगा, तो कोलिजन हो जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सपोज ये मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर रहा है, बट कोलिजन तो हुआ बट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। मान लो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट है, ये जब कोलाइड करते हैं तो आपको इस टाइप से, मान लेते हैं आर्बिट्री, मान लेते हैं कि सर्कुलर है, इस टाइप से रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। बट ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक अनदर मॉलिक्यूल आके यहाँ मूव कर रहा है। अब ये कोलाइड तो करेंगे बट उनके कोलिजन से कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो पहले तो आपने क्या समझा कि रिएक्शन को होने के लिए मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना जरूरी है। मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार कोलाइड करने पे रिएक्शन फॉर्म होगी, रिएक्शन आपकी होगी। दैट इज कोलिजन आपके दो तरह के हो जाएंगे। कौन से? इफेक्टिव कोलिजन एंड इनइफेक्टिव कोलिजन। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट किसमें फॉर्म होता है? ओनली इन इफेक्टिव कोलिजन में ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इनइफेक्टिव में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना जरूरी है। अब मान लो कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए? 2, इफेक्टिव कोलिजन हुआ। मान लो ये मॉलिक्यूल यू मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल यू मूव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका 3। 3 से ज्यादा ऐसे चांसेस कम है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ आ जाए, एक ही पोजीशन पे कोलाइड करे, इफेक्टिव कोलिजन हो और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। चांसेस कम है ना। तो एग्जांपल जनरली टीचर्स लेते हैं हम लोग कि सपोज आपको एक जगह पहुंचना है, आप अकेले हैं तो इजीली पहुंच जाएंगे, 2 है तो सेम टाइम पे पहुंचने की एक जगह पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, 3 आएंगे, 3 पर्सन है, उनको एक स्पॉट पे मिलना है, पार्क में कहीं मिलना है, तो एक ही टाइम पे आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? और कम। 3 से ज्यादा बढ़ा दो तब तो पॉसिबिलिटी और ही कम हो जाती है। तो अगर 3 से ज्यादा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस कम है। अब जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं कि रिएक्शन हो, प्रोडक्ट फॉर्म हो, इफेक्टिव कोलिजन हो, उसी को बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। द नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स, दिस कुड बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन, that must collide to result in a chemical reaction, that is effective collision के लिए जितने molecules required हैं उसी को आप molecularity बोल सकते हैं। समझ में आया? बोलो। तो रिएक्शन कैसे हो सकती है? मान लो एक ही मॉलिक्यूल है, अब वो कोलाइड तो क्या करेगा? एक ही मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, तो कोलिजन तो हुआ नहीं, डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट हो गया। अगर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो आप उसे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? सिंगल। अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप इसे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 3 कर रहे हैं तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एंड मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, या कह सकते हैं पॉसिबल कैसे होगा भाई? हो सकता है एक कोई कर जाए बट इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो इसका रीजन क्या है? इफेक्टिव कोलिजन मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? तो ये थी मॉलिक्युलरिटी। अब देखो मॉलिक्युलरिटी पहचानोगे कैसे? सपोज आपके पास रिएक्शन है 2A + B gives C। कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? मान लो ये, अच्छा रिएक्शन का टाइप बताते हैं, कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? तो कितना? 3, तो दिस इज ट्राई मॉलिक्यूलर। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ना ऐसी होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंपल रिएक्शन, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये देखिए। मान लो आपसे बोला जाए, एक पर्सन है, उससे बोला जाए
आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो वो जाएगा सीधा यहाँ चलेगा, यहाँ पहुंच गया, सिंपल, एक ही स्टेप में पहुंच गया। अब एक दूसरा पर्सन है, उससे भी कहा गया आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, वो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ घूमा, फिर यहाँ चला, फिर वापस आ गया, मान लो इस तरह से पहुंच के देन यहाँ पहुंचा। कितने सारे स्टेप्स में जाके यहाँ पहुंचा। बनाना ए से बी ही है, उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही पहुंचना है, बट उसने एक से ज्यादा स्टेप्स लिए। और एक बच्चा पर्सन है जो एक ही स्टेप में पहुंच गया, सिंगल स्टेप में। तो जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं आप सिंपल रिएक्शन, विच अकर्स इन सिंगल स्टेप। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगी। आपने लिया ए और बी रिएक्ट करेंगे, एक ही स्टेप में सी बन गया, ठीक है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसी है, जो किस स्टेप में होती है, विच अकर्स इन मल्टी स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो। एक से ज्यादा स्टेप इनको चाहिए होते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो देखो एक से ज्यादा, सपोज आपको ए से पहले बना सी, सी से बना डी, ये डी किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ। तो 3 स्टेप हैं, इनमें से एक ना एक स्टेप जरूर स्लो होगा। मान लो पहला स्टेप स्लो है, बाकी दोनों स्टेप कैसे हैं, फास्ट। तो देखो अब आपको रेस करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। ये एक पेयर है, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, ये दूसरा पेयर है, स्टूडेंट सी स्टूडेंट डी। इन दोनों को रेस करनी है, ये ग्रुप ही मानेगा, पूरा ग्रुप इनका रेस करेगा। अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो माना नहीं जाएगा, साथ में रेस करेंगे। मान लो इनकी लेग्स आपस में बंधी हुई है। इनमें जो स्लो होगा, अब एक फास्ट है, तो फास्ट तो बेचारा कितना ही भाग सकता है, ये आपस में ग्रुप में भागना है इनको, ठीक है। लेकिन एक की स्पीड स्लो है, तो स्लो वाला क्या करेगा, उसको ज्यादा तेज भागने नहीं देगा। यानी कि ओवरऑल एक ग्रुप की परफॉर्मेंस किस बात पे डिपेंड कर रही है, कि स्लोएस्ट कितना ज्यादा मूव कर पा रहा है। यानी कि आपके पास एक रिएक्शन है, उसे ए से प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन उनमें से बीच में एक स्टेप स्लो है, तो वो स्टेप ही तो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, रिएक्शन कितना फॉर्म होगी, प्रोडक्ट आपका। सो स्लोएस्ट स्टेप क्या करेगा, इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को ही क्या बोलते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप रेट को डिटरमाइन करता है। अब देखो हमने मॉलिक्युलरिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया, लेकिन ये मॉलिक्युलरिटी का कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा तो मैं लिखती हूँ। अच्छा बताओ, ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है, आधा मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा और कोलाइड करेगा, पॉसिबल है ना। एक बच्चा यहाँ से आ रहा है, हाफ बच्चा कभी आ सकता है, नहीं ना। तो मॉलिक्यूल्स हाफ तो आएगा नहीं, तो या तो होल नंबर ही आएगा हमेशा। ऐसा हो सकता है कि 0 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल कोलाइड ही कहाँ करेगा, 0 है तो फ्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, 0 भी पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव पॉसिबल है कि नेगेटिव में मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज क्या होगी, होल नंबर होगी। 1 2 3 4 भी नहीं होगी, 1 2 3 0 भी नहीं हो सकती, ना तो नेगेटिव हो सकता, ना फ्रैक्शनल हो सकता, ना ही 0 हो सकता। अनलाइक ऑर्डर, ऑर्डर नेगेटिव भी था, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी था, ऑर्डर 0 भी था। तो ऑर्डर ये डिफरेंट है। आपके पास एक रिएक्शन है, मान लो 2a + b, इसे देख के बता सकते हो मॉलिक्युलरिटी कितनी है। यस, सपोज दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो 2 + 1 कितना, 3, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी कितनी, 3। ऑर्डर बता सकते हो, r = k, a की पावर कितनी लगाओगे, b की पावर कितनी लगाओगे, x y, हमें नहीं पता, एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, 2a + ½ b gives 3c, इस रिएक्शन के लिए ना मॉलिक्युलरिटी बताओ कितनी होगी। हाँ काउंट कर लो, एलिमेंट्री रिएक्शन ही है। 2 + ½ कितनी आई, 2 + ½ कितनी मॉलिक्युलरिटी आई, 2.5। ऐसा पॉसिबल है, नो। होल नंबर बनाओ उसे, इस पूरी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4a, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1b gives 6c। अब काउंट करो, 4 + 5, 5 भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी गड़बड़ है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि इस रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हो, क्या नहीं निकाल सकते हो, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस समझ में आया। ऑर्डर होता है आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे, और
मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आपने जिस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को देख के बता दिया कि इतने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो स्टोइकियोमेट्री के बराबर होती है मॉलिक्युलरिटी, बट ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं जनरली। अब एक स्टेप और सुन लो। जनरली द molecularity and order of reaction is same for elementary reaction। अगर कोई रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो जनरली मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर सेम है। तो अगर आपसे कहा जाए एक रिएक्शन है R इज इक्वल टू K A रेज टू पावर हाफ B रेज टू पावर 1, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर की पावर को ऐड कर दो, हाफ प्लस 1 कितना? 1.5। तो आपसे पूछा जाएगा एक रिएक्शन है, इसका ये है ऑर्डर 1.5 निकाला, तो क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन पॉसिबल है? कैन दिस रिएक्शन बी एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री का सिंगल स्टेप में हो। जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और एलिमेंट मॉलिक्युलरिटी सेम होती है। ऑर्डर कितना है? 1.5। क्या मॉलिक्युलरिटी कभी पॉइंट्स में आ सकती है फ्रैक्शनल? नो, मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शंस में नहीं आएगी, सो दिस रिएक्शन कैन नॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आप डिफरेंस करें एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होगा, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो मैं ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ, आप प्रॉपर अपनी बुक से नोट्स बना लेना बच्चे। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। एक बार रिकॉर्डिंग लिख लेती हूँ प्रॉपर हो भी रही है कि नहीं। ऑर्डर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हो आप। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration terms used in rate law expression, है ना। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है अभी बताया आपने, ये सारी ये यहाँ डेफिनेशन आ जाएगी। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट मस्ट कोलाइड फॉर रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? ऑर्डर कैन बी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, but molecularity can never be 0, negative and fractional। पता चल गया? ये एक एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड आउट करते हो। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंटली आप इसे फाइंड आउट करेंगे। बट मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकली निकालेंगे आप इसे। कैसे? स्टोइकियोमेट्री देख लेना, वही मॉलिक्युलरिटी। स्टोइकियोमेट्री समझ रहे हो? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो ABCD 1 2 3 4 लिखा होता है वो होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन है चाहे आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सबके लिए ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट concept of molecularity is applicable only for elementary reaction, not for complex reaction, okay। अच्छा, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर, अच्छा ऑर्डर जो है आपका स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों पॉसिबल है। ये पॉसिबल है हो भी सके या नहीं भी हो सकता, और मॉलिक्युलरिटी हमेशा स्टोइकियोमेट्री के बराबर ही है इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ओके। ये सब बुक से देख के लिख लेना, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब एक मैं लास्ट टॉपिक आज की वीडियो के लिए करा देती हूँ, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो, जहां भी स्यूडो वर्ड आता है दिस इज रिलेटेड टू फॉल्स। स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा, जो एक्चुअल में नहीं है बट है, ठीक है। एक सेकेंड, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मीन्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर, जो आपको देखने से तो नहीं लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर है बट आप निकलता फर्स्ट ऑर्डर ही है। क्यों? मान लो आपने एक रिएजेंट लिया A, दूसरा रिएजेंट लिया B, दोनों रिएक्टेंट में प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। मान लो इसे आपने एक्सेस में ले लिया B को, आपने B को क्या ले लिया? बहुत एक्सेस में ले लिया है। तो अगर कुछ कंसंट्रेशन में चेंज आता भी है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम,
तो वो बहुत माइनर चेंज आएगा, इतना चेंज नहीं आएगा कि रेट को अफेक्ट करे। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेट एक्चुअल में दूसरे कंपोनेंट पर ही डिपेंड कर रहा है, एक्सेस वाले को आप नेग्लेक्ट कर देते हो, देखते नहीं हो, ठीक है। सो ये होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन which is not truly first order but appears to be first order due to certain condition. What are these conditions? When one of the reactant is taken in excess. So examples are acid catalyzed hydrolysis of ester. तो आपने लिया CH3 COO C2H5 ethyl acetate की hydrolysis means lysis means breakdown, hydro means water, in presence of water breakdown हुआ but it is catalyzed by acid H+. तो देखो क्या होगा, CH3COO ये बॉन्ड है, ये टूटेगा यहाँ से, इसको मिलेगा OH, उसको मिलेगा H, so CH3COOH plus C2H5OH. So this reaction is pseudo first order reaction, but molecules कितने react कर रहे हैं, दो. So since it is bimolecular, but it is pseudo first order. Order होगा 1, but molecularity होगी by. Pseudo first order reaction. Next is inversion of cane sugar. Cane sugar आपका है सुक्रोज C12H22O11. इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराएंगे in presence of acid, तो आपको मिलेगा C6H12O6 plus C6H12O6. That is cane sugar का जब आप सुक्रोज का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड कैटलाइज, तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. देखो आपको पता है कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जब इस सॉल्यूशन से पास करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं. तो सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो मींस राइट साइड. तो अगर आपके पास ये सपोज सिग्नल है, दिस इज 0 रीडिंग, तो लाइट पास करेगी तो राइट साइड इसने शिफ्ट कर दिया, कितना प्लस 66.5 डिग्री इसने राइट साइड शिफ्ट किया है लाइट को. बट जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुई क्या बने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ग्लूकोज इज आल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैविंग वैल्यू 52.5 डिग्री, फ्रक्टोज इज लीवर रोटेटरी माइनस 92 डिग्रीज एंगल. तो देखो जब हाइड्रोलिसिस हुई तो दो सॉल्यूशन बने, एक तो हुआ 52.5 और नेगेटिव किसकी गई, नेगेटिव किसका है, फ्रक्टोज का. दिस इज लीवो रोटेटरी, जो लेफ्ट साइड मूव करे. तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, ओवरऑल सॉल्यूशन आपका जो है इट इज लीवो रोटेटरी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन. आपका इन्वर्ट हो गया है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया है आफ्टर हाइड्रोलिसिस. सो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस जो है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, it appears to be first order reaction since water is present in excess amount. Okay, so ये दो इक्वेशन है. अब देखो मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, फाइनल आपके पास रिजल्ट लिखवा रही हूँ. Kt is equals to 2.303 log 10 A नॉट बाय A लेते थे, यहाँ क्या हाइड्रोलिसिस हो रही है, वॉल्यूम की फॉर्म में लेंगे V इनफाइनाइट माइनस V नॉट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम इनफाइनाइट वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, T क्या है, वॉल्यूम एट टाइम T. इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी डिमांड आती है तो मैं इसको डिटेल में करा सकती हूँ. सिंस आपको इक्वेशन पता नहीं चाहिए इसलिए लिख रही हूँ. सो Kt इक्वल्स टू 2.303 log 10. इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा कर दो, R नॉट तो रहेगा बट R नॉट माइनस R इनफाइनाइट अपॉन RT माइनस R इनफाइनाइट. दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन एंड रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन. सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ लेना. थैंक यू सो मच.